साथियों, इसरार अज़ल का आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं उस पर आपसे बात करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी विवेचन किया गया है। कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, इसका बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे संविधान में वर्णन है। साथियों, पहला पॉइंट ये है कि संविधान लागू होने के पहले जो व्यक्ति भारत में जन्मा था वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, या किसी व्यक्ति विशेष के जो माता पिता हैं वो संविधान लागू होने से पूर्व भारत में जन्मे थे। मतलब माता या पिता दोनों में से कोई भी एक यदि भारत में जन्मा था और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले अगर भारत में उनके माता पिता ने जन्म लिया था, दोनों में से किसी एक ने भी लिया था, तब भी वो व्यक्ति भारत का नागरिक निर्बाध रूप से माना जाएगा। तीसरा, संविधान लागू होने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग में वो निवासी रहा हो। इन 3 पोजीशन में वो भारत के नागरिक होंगे। पहला कि जो भारत में संविधान लागू होने के पूर्व जन्मा है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो निश्चित तौर से भारत का नागरिक है, निर्बाध रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है हमारी। दूसरा, वो व्यक्ति जिसके माता या पिता दोनों में से कोई आदमी भारत में संविधान लागू होने से पहले पैदा हुए थे, तो वो उनकी संतानें भी भारतीय नागरिक मानी जाएंगी। तीसरा, संविधान यदि लागू हो चुका था जब 26 जनवरी 1950 को, और लागू होने के बाद 5 साल तक देश के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति रहा हो और इसकी प्रविष्टि कहीं पर हो और ये साबित हो, लिखा पढ़ी हो कि वो 5 साल रह चुका था, तो निश्चित तौर से वही भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा प्रावधान जो है भारतीय संविधान में साथियों दिया गया है। ये है नागरिकता के बारे में जो है दिया हुआ है। दूसरा ये है कि कौन से लोग हैं जो भारत के बाहर देशों के हों और भारत के नागरिक होंगे। इसमें से अनुच्छेद 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र को यानी भारत के किसी भूभाग को प्रवचन किया है यानी चुना है, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसे इस तरह समझें कि यदि कोई व्यक्ति है तो वो या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी, आजी बाबा में से कोई या आजी बाबा के उनके पिता में से कोई मूल रूप से भारत शासन अधिनियम जो 1935 है के अनुसार जो परिभाषा उसमें दी गई है, अगर वो संविधान लागू होने के पश्चात भारत में लागू होने से पूर्व भारत में जन्मा था, तो निश्चित ही वो भारत का नागरिक होगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार भारतीय सीमा में प्रवेश किया, भारतीय सीमा में निवास किया है, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है और उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार भारत में प्रवेश किया है या रहा है, निवास किया है, कि यदि वह नागरिकता प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की जो सरकार है द्वारा विहित प्रारूप में एक फॉर्म में एक रीति से फॉर्म भरने के सिस्टम से संविधान के प्रारंभ होने से पहले
अगर उसने अपना आवेदन दे दिया था तो आवेदन किए जाने पर अधिकारी द्वारा उसको अगर रजिस्टर्ड कर लिया गया था तो निश्चित तौर से ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के किसी भी भूभाग में राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो उसको रजिस्ट्रीकृत नहीं भी किया जाएगा। ये रजिस्ट्रीकृत का जो तरीका है वो ये है कि वो कम से कम 6 माह भारत में निवासी रहा हो। ये 19 जुलाई 1948 की बात है और 19 जुलाई 1948 से पहले उसने जो है अपना फॉर्म दे दिया हो, फॉर्मेट दे दिया हो और कि हम जो है यहाँ से हम भारत में 2-3 साल से या 2 साल से रह रहे हैं या 6 महीने पूर्व से रह रहे हैं, तो उसको रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता था और रजिस्ट्रीकृत करने के बाद उसको भारतीय नागरिक पूर्णतया मान लिया जाता था। अब साथियों आते हैं कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार क्या हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को 1947 को और 1 मार्च 1947 के पश्चात यानी देश आज़ादी से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भूभाग में जो इस समय पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और वहाँ पर प्रव्रजन किया है यानी वहाँ माइग्रेट किया है, तो माइग्रेट किया है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी 1 मार्च 1947 के पश्चात अगर भारत में वो व्यक्ति रहा है लेकिन यहाँ से माइग्रेट कर गया, यहाँ से पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया है, बर्मा कहीं किसी भी देश चला गया है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसमें एक परंतु जुड़ा हुआ है कि कोई ऐसा आदमी जिसका क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आ रहा है और वो भारत में जो राजाज्ञा जारी हुई थी उस अनुज्ञा के अधीन लौट आया है और लौटने के पश्चात जो है उसने कोई प्रार्थना पत्र दे दिया है और 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया है, तो निश्चित तौर से वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। जो भारत के बाहर लोग रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। उनके लिए व्यवस्था है कि अनुच्छेद 5 या 6 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, उसके आजी बाबा, उसके दादी दादा, नानी नाना, कोई भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है उसमें परिभाषा दी हुई है, वो उसके अनुसार भारत में जन्मा था, 1947 से पहले भारत में जन्मा था और देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा था, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। और यदि उसने 6 माह पहले अपना प्रोफार्मा भर दिया था, फॉर्मेट भर दिया था, फॉर्म भर दिया था और उसका रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, तो उसको भारत नागरिक समझा जाएगा। जनरली होता ये था कि भारत उसको ऐसे सभी व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाता था और उस समय भारत में जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया गया था, नेशनल रजिस्टर उस समय बनाया गया था। उसका नाम है भारतीय नागरिक रजिस्टर, सिटीजन रजिस्टर उसका नाम है, वो बनाया गया था और उसमें प्रत्येक परिवारों के नाम चढ़े हुए हैं, उनके दादा बाबा, आजी आजा, भाभी जो है दादी नानी, उनके नाम चढ़े हुए हैं, पुराने लोगों के नाम। ये रजिस्टर जो है 1947 में से काम करना शुरू कर दिया था और 1947 से 1948, 1949, 1950, 1951, 52, 53 तक लगातार इसमें प्रविष्टियाँ की गई हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जो ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले की जो प्रत्येक तहसील है, उस तहसील में प्रत्येक गाँव के रहने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध है। तमाम डॉक्यूमेंट्स टॉर्न हो गए, फट गए हैं, ख़राब हो गए, सड़ गए हैं, नष्ट हो गए हैं, बावजूद उसके भी तमाम तरीके से नागरिक रजिस्टर उपलब्ध हैं और उनमें जो है ऐसे व्यक्तियों का लेखा जोखा मौजूद है और वो सभी लोग भारत के नागरिक समझे जाएंगे। एक नागरिक रजिस्टर भी बनाया गया था। विदेशी, अब आता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशों की नागरिकता हासिल कर लिए हैं वो अब भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। एक पोजीशन ये भी आती है कि कब आपके अधिकार बने रहेंगे, एज ए नागरिक का अधिकार कब बने रहेंगे, एज ए सिटीजन अधिकार कब बने रहेंगे। तो साथियों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी बंदों के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है,
अगर कोई संसद विधि बनाती है या कोई संसद अलाउ करती है, कोई नई चीज़ लेके आती है, तो उसके आधार पर भारत का नागरिक उसे बना रहेगा, उसे माना जाएगा। लेकिन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत ही ऐसा हो सकता है, और संसद ऐसे कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, वो ऐसे कानून बना सकेगी। तो साथियों, आज आपने देखा कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। यानी सन 1947 से पहले जितने लोग भारत में रह रहे थे, आ गए थे, किसी रूप में रह रहे थे, या 1948 में आए, 19 जुलाई 1948 को आए, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया या अपना फॉर्मेट भरा, या राज्य सरकार के कर्मचारी होते थे और उन्होंने जो है अपना एक नागरिक रजिस्टर बनता था, और रजिस्टर में उनका नाम अंकित हो गया, उन्होंने अपना नाम लिखा दिया और बताया कि 6 महीने पहले से अगर कोई भी रह रहा था, 19 जुलाई 1948 से 6 महीने पहले कोई भी रह रहा था, उसको नागरिक माना गया है। तो इस प्रकार साथियों हम देखते हैं कि नागरिकता के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भारत में जन्मा हो वो व्यक्ति नागरिक होगा, या जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे, उसकी जो है बच्चे जो है नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा जो है कोई व्यक्ति अगर 5 साल लगातार संविधान लागू होने के बाद लगातार भारत में रहा है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। राज्य सरकार ने ऐसी, केंद्र सरकार ने ऐसी, संसद ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा जो है जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वो भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे, उन्होंने आवेदन कर दिया था, तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, निश्चित तौर से वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। या कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, विदेश चला गया था, किसी और अन्य देश चला गया था, लेकिन बीच में लौट आया है, अपना आवेदन दे दिया, तो उसे भी नागरिकता मान लिया गया है। तो इस प्रकार साथियों इसका कहने का मतलब हमारा ये था कि ये संविधान में वर्णित नागरिकता की बात है। और आज पूरे भारत में एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठने भी चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए। नागरिकों के तमाम सारे अधिकार हैं, नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो निश्चित तौर से इतने पुराने समय में, इतने दिनों के बाद निश्चय ही है कि तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं है, तमाम सारी चीज़ें लोगों के पास नहीं हैं और तमाम सारे पेपर्स खो गए हैं। जिस नागरिक रजिस्टर की मैंने अभी बात की है वो भी बहुत सारी तहसीलों में खो गया है, फट गए हैं, टॉर्न हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो ऐसे हालात में हमें ठीक प्रकार से एक एक व्यक्ति को चेक करना होगा। राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का फ़र्ज़ है कि वो एक एक व्यक्ति को चेक करे, एक एक व्यक्ति की जांच करे और उनको तमाम पुराने कागजात के आधार पर, तमाम पुरानी साक्ष्यों के आधार पर, तमाम सारी पुरानी गवाहियों के आधार पर और जो है उन्हें भारत का नागरिक घोषित करे और अनावश्यक रूप से सीएए के आधार पर या एनआरसी के आधार पर जो है उनको बिल्कुल परेशान ना किया जाए। इस मामले में सरकार की जो सोच है वो बहुत नेक होनी चाहिए, सरकार की सोच बहुत ही उच्च होनी चाहिए और निश्चय ही एनआरसी सीएए का मतलब जनता को भयभीत करने का मामला नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से ही वो बहुत ही सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। आज पूरा भारत जो है आंदोलन की राह पे आगे बढ़ गया है और आए दिन, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आए दिन एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर के जो है तो ये स्थितियाँ जो है भयावह हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर से हमारा सरकार से भी निवेदन है, हमारे केंद्र सरकार से भी निवेदन है, तमाम संवैधानिक संस्थानों से भी निवेदन है कि निश्चित तौर से नागरिकों को जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का आधार भेदभाव नहीं होना चाहिए, जांच का आधार हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जांच का आधार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होना चाहिए। जांच का आधार जो है निश्चित तौर से ये देखा जाना चाहिए कि भारत में उनके पास पेपर्स हैं और तो उनको बनाया जाए, पेपर्स नहीं तो गवाही साक्ष्य लिए जाएँ, उसके आधार बनाया जाए और निश्चित तौर से एक गहन छानबीन के बाद ही किसी व्यक्ति को देश से निकाला जाए। बाकी शेष लोग सब देश के नागरिक हैं, उन्हें उनकी नागरिकता मिलनी चाहिए और उन्हें उससे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर से जो है हम भारत में हो रही कानूनों का और बनाए जा रहे कानूनों का निश्चित तौर से हम लोग स्वागत करते हैं, परंतु कानून का तात्पर्य यह नहीं है कि जात के आधार पर या लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए या और उनको भारत का नागरिकता से उनको वंचित किया जाए। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही और पुनः सरकार से, न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से आग्रह करते हैं कि यदि सरकार ऐसे कोई हरकत करती है, सरकार दुराग्रह करती है, पूर्वाग्रह करती है, तो माननीय हमारा उच्चतम न्यायालय जो है जिसके पास संवैधानिक पूरी पावर है और पूरी तरीके से संवैधानिक के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको पूरी पावर है और उसके अलावा 131 से लेकर 139 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को पावर है, माननीय हाई कोर्ट को जो है आर्टिकल 226 में पावर है। इसके माध्यम से वो नागरिकों के अधिकारों को रक्षा कर सकते हैं, उनके मूल अधिकारों को रक्षा कर सकते हैं, उनकी नागरिकता की रक्षा कर सकते हैं और इस प्रकार देश को जो है एक विसंगतियों से बचाया जा सकेगा, देश के नागरिकों को भेदभाव से बचाया जा सकेगा। तो भेदभावपूर्ण समाज कभी भी देश की तरक्की के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें देश को एक सूत्र में पिरोकर रखना है, अच्छा ख्याल रखना है,
जय भारत, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय बाबा साहेब और जय हिंद। साथियों, बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद साथियों। चैनल को देखें और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पुनः आपको धन्यवाद।